कमीने मरते हैं तो एक कुत्ता पैदा होता है। जब 100 कुत्ते मरते हैं तो एक सूअर पैदा होता है। और जब 1000 सूअर मरते हैं तो एक भड़वा पैदा होता है। और जब 1 लाख भड़वे मरते हैं तब तो जैसा एक गंदा नेता पैदा होता है। और पीछे ये पुलकित खड़ा हुआ है ना। ये सारा हर जगह आने लग गया है यार। मतलब ध्रुव राठी किसी भी चीज को हाथ लगाएगा ना, दैट विल टर्न इनटू गोल्ड और डस्ट, डिपेंड्स। हाँ, गोल्ड और डस्ट। सबकी फॉलोअर्स की ना एक कैटेगरी है, एलीट, ए बी सी। ध्रुव तीनों में है मतलब फॉलोअर्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। आज हमारे साथ एज यूजुअल राहुल गांधी, अमय देश पांडे, फिर से एक बार सोहेल खान और फिर से एक बार आकाश बैनर्जी। हेलो भाई साहब, विश्वगुरु की क्या फटी पड़ी है। अब विश्वगुरु व्लॉग डिलीट करवा रहा है बच्चों के, वो भी। मतलब अभी तुमने देखा होगा कि एक एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन में गए थे गोभी जी, और उस इनॉग्रेशन में इन्होंने बच्चों को बुलाया था 2 दिन के अटेंडेंस के लालच में। वहां पे जो आसपास के कॉलेज थे वहां के बच्चे गए भी थे, तो उसी में से एक बच्चे ने व्लॉग बना लिया और उस व्लॉग से इतनी फट गई सरकार ने वो व्लॉग हटवा दिया। तुम सोचो, अब ये सरकार बच्चों के व्लॉग हटवा रही है, क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म था और उसके अच्छी खासी रीच आ गई थी। मतलब भाई तुम सोचो किस लेवल पे हमारे देश में अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि तुम एक व्लॉग बनाते हो जिसमें थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म कर देते हो, सरकार वो हटवा देती है। भाई साहब, डर का माहौल है। वही है, बस अगली बार जब बच्चों को इकट्ठा किया जाएगा उस मैसेज में वो भी लिखा होगा कि नो व्लॉग्स प्लीज, फोन आपके सीज कर दिए जाएंगे। वही सब। सो बेसिकली ये मोदी जी के वो अर्बन मैक्सवेल हो गया उनके साथ बेसिकली, जिस वजह से गलगोटिया पॉपुलर हुआ था। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सवेल इन विकसित भारत। क्या मतलब पता नहीं। सारी उम्र में जो अब मैं तो सोच रहा हूँ कि आजकल के बच्चों को अब ये लग रहा है कि यार मोदी अचानक से बुरा हो गया एकदम से। जो यहाँ बैठे हैं लोग जिनके बाल उड़ गए, गंजे हो गए, जो बेचारे 8-8, 9-9 साल हो गए, उनसे पूछो, जब ये बोलते थे इस तरह की बात तो तुम कहते थे ये लोग पागल हैं, इनको कुछ नहीं पता। भाई बुद्धिजीवी से बूढ़ा जीवी हो गए। आपके कितने वीडियो टेक डाउन हुए पिछले 8 साल में? यार ये मीडिया ट्रेनिंग एक चीज आपको हेल्प कर देती है, ऑल्दो अभी टेक डाउन के नोटिसेस अब ज्यादा आने लगे हैं। एक तो है कि यू नो व्हाट द रेड लाइंस आर। तो बिकॉज आई हैड बीन इन टेलीविजन फॉर 10 years, आई एग्जैक्टली नो कि अच्छा हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, डेफेमेशन क्या होते हैं। लेकिन अब एक नया चैलेंज आ गया है। अब आपके पास सरकार से वार्निंग आने लगे हैं और सरकार से एक्सप्लेनेशन आने लगा है कि आपने ये जो बोला है, दिस डैमेजेस द इमेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इट यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, देयर इज नो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट यू आर सेइंग रॉन्ग। आप मजाक उड़ा रहे हो, उससे प्रधानमंत्री की छवि को ठेस पहुंचती है। तो मैंने कहा कि अगर यही चीज मनमोहन सिंह के टाइम पे होता तो पूरी की पूरी मीडिया इंडस्ट्री बंद हो जाती है, क्योंकि छवि की अगर हम बात करें तो पूरी इंडस्ट्री उसी पर चल रही थी, छवि को खराब करने में चल रही थी। इस कार्टून कैरेक्टर में जो इंसान दिखाई दे रहा है ना, वो इस देश का प्रधानमंत्री था। इंडिया टुडे ग्रुप के जो टॉप 10 के मैनेजमेंट है ना, उनकी कंबाइंड डिग्रियां कर दो तब भी इतनी नहीं होंगी, इतनी डिग्रियां इस प्रधानमंत्री के पास थी। लेकिन उसका कार्टून देख के कैसे मजाक बनाया जा रहा है, और क्यों पता है? क्योंकि रुपीस की वैल्यू कंट्रोल नहीं हो रही है। मीडिया को आजादी थी सरकार के खिलाफ बोलने की कि जो गलत हो रहा है उसको दिखाओ। आज रुपीस 90 क्रॉस कर चुका है। मजाल है कि कोई कार्टून आपको ऐसा दिख जाए। So that is the new challenge that we are facing, and that is why to our subscribers we say that पता नहीं आज है कल नहीं है, झोला उठाकर हमें भी कभी चलना पड़ेगा। I have faith in YouTube because it will probably withstand this because they are a monopoly, right? So how will they? I mean, X will do it immediately. YouTube may resist it. Google will put a transparency report out. It will exactly tell the world कि किसने कितना हटवाया है, and वो सरकार सबको दिख जाएगा। लेकिन कुणाल, what I understand this, and I'm saying this in all seriousness, 4-5 साल पहले ये सब जो सोशल मीडिया वाले लोग जो भौंक रहे थे, एंड दे वर नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट। 2024 इलेक्शंस शोड एग्जैक्टली हाउ इंपॉर्टेंट देयर आर। दे डिडंट चेंज द इलेक्शन। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि 2024 में इन्फ्लुएंसर्स ने कोई इलेक्शन बदल दिया था या बीजेपी का चांसेस कम कर दिया था। अर्बन सेंटर्स वोटेड एज मच फॉर द बीजेपी, बट द नैरेटिव फ्लो वाज ब्रोकन इन 2024. दैट वाज द फर्स्ट वेरी क्लियर इम्पैक्ट यू हैड। इज सोशल मीडिया ब्रोक द नैरेटिव दैट वाज बीइंग रन बाय मेन स्ट्रीम मीडिया, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैज हैपेंड इज कि आप सोशल मीडिया में ज्यादा कॉन्वर्सेशन देख रहे हो, सोशल मीडिया में ज्यादा ट्रस्ट देख रहे हो, मेन स्ट्रीम मीडिया से लोग ऊब रहे हैं। एवरी मेजर टेलीविजन चैनल राइट नाउ इज ब्लीडिंग,
they are sacking people, there is no growth that is happening, no new channels are opening, the mainstream media story is over. Print तो पहले में ही क्राइसिस में था, अब टेलीविजन भी क्राइसिस में आ चुका है, and it is the social media and independent media that is growing, and that is why, Kunal, you'll see that the government is now bringing new regulations. अब 3 घंटे में टेक डाउन करेंगे, हम तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे. Social media content creators have to follow all the rules and regulations. These are just effective steps to stop the spread of information. The government knows that और बुरे दिन आने वाले हैं. नहीं आकाश भाई, अगर कामरा 100 मोस्ट पावरफुल पीपल की लिस्ट बनाता है तो उसमें हम आपको टॉप 10 में ही 6-7 नहीं, बट मेरा खाली कंटेंशन यूट्यूब पे ये रहा है कि their monopoly would break because encryption is something that anyone would like, जैसे Vimeo, तो something like that could come and disrupt YouTube. So YouTube एशिया का जो एक वर्चस्व वो गिरने लगेगा, बिकॉज सबके सबसे बड़े नंबर्स एशिया से ही उनको मिल रहे हैं, चाहे वो उनका सबसे बड़ा यूट्यूबर हो या कोई गाना का चैनल हो, ये सब यहीं से आ रहा है उनके पास. So the government will say that आप सब कुछ चलाओ, गाना चलाओ, आप get ready with me चलाओ. Unfortunately, Kunal, you and I can't do get ready, not with these bodies. तो हम लोग के लिए दिक्कत बढ़ जाएगी और कुछ नहीं. तो भाई ये जो सब बोल के आइडिया फिर किसी गुड़गांव में बैठे हुए स्कैमर को दे रहा है, कू टाइप का कोई बना के 200-400 करोड़ फिर सरकार से लेके भाग जाएगा. हर साल आता है ऐसा कि हाँ अल्टरनेट प्लेटफॉर्म बनेगा, ट्विटर का बनेगा, यूट्यूब का बनेगा, फिर पैसे लेके भाग जाते हैं वो सरकार से. आकाश, आई वन थिंग टू से, आपने बोला कि इन बॉडीज के साथ में आप नहीं बना सकते गेट रेडी विथ मी. आप शायद इंस्टाग्राम पे उतने एक्टिव नहीं हो, आपने अभी तक देखा नहीं है कि कौन कौन गेट रेडी हो रहा है फुल पब्लिक व्यू में. किस चीज के लिए रेडी हो रहे हैं समझ नहीं आता. और पिछली बार कामरा ने टी शर्ट पहन लिया था तो वो भी गई थी दिक्कत. लोग बोल रहे थे उतारो. कामरा के साथ तो गेट अनरेडी विथ मी कराएंगे. गेट राइटिंग विथ मी, GRWS. तो आकाश, लास्ट 1 महीने से आप वॉर इन द मिडिल ईस्ट कवर कर रहे हैं. कवर नहीं कर रहे, वॉर रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं. यार मैंने हम उतने थोड़े ना विश्वगुरु क्यों बना रहे हो, हम तो यूट्यूब पर भी विश्वगुरु नहीं है, बट हाँ कवर तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. यार चला गया ना नाव चला. मालिक बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं. कैसा फैसला? सीधे चलते हैं मुच्छड़ के घर, फिर मुच्छड़ को बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं. फिर मुच्छड़ बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा, तो हो गया ना फैसला. The credibility of the Western media, I mean, तो सवाल तो हमेशा ही था, बट जितना brutal, brazen, partial, wimpish, you are writing that bombs are dropping, people are getting dead, people are unaliving themselves, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि एक देश तक का नाम लिख पाए, IDF का नाम लिख पाए, इजराइल का नाम लिख पाए. तो I tweeted about this also यार, कि यार I know we live in very polarized times, I understand that, सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं, लेकिन क्या हम इस बात पर अग्री कर सकते हैं कि नाजी जर्मनी में कम से कम इतनी बेशर्मी से तो जेनोसाइड नहीं करते थे. माने वो भी थोड़ा सा छिपा कर अपने कंसंट्रेशन कैंप्स को सिटी से दूर रखकर और उसके बारे में ना बात करके, यहां तो सब कुछ खुले में चल रहा है और किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है. नाउ यू गेट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई हिटलर डिड एंड नोबडी कुड स्टॉप हिम. नाउ वी नो. आकाश भाई, क्या आपको सुशांत सिन्हा की कवरेज के लिए ज्यादा इज्जत बढ़ने लग गई है जब से वेस्टर्न मीडिया आपकी नजरों से गिरा? पीएम मोदी के व्हाइट हाउस में आते ही ट्रंप ने उन्हें गले लगा लिया, फिर दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, तस्वीरें खिंचवाई. डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से पीएम मोदी के लिए कुर्सी खींची कि उन्हें आसानी हो सके. लेकिन ट्रंप की बातों पर अब दुनिया आसानी से भरोसा नहीं करती, क्योंकि ट्रंप सोचते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. You know, I got asked something of this sort कि अच्छा तो इसका मतलब है कि हम सही बोल रहे थे, वेस्टर्न मीडिया नहीं. वेस्टर्न मीडिया ने जो पॉइंट आउट बहुत सारी चीजें की थी वो ठीक भी है, लेकिन जहां अमेरिका और इजराइल की बात आती है तो उनका जो स्पाइन और एक्चुअली स्पाइन भी नहीं, द अमाउंट ऑफ कंट्रोल दैट दे हैव. आई मीन बीबीसी, फॉर गॉड सेक्स यार. आई मीन बचपन से हम लोग बीबीसी सुनते आए हैं और वॉर में क्या हो रहा है बीबीसी हमें बताता है. इट गोज टू शो दैट कॉर्पोरेट कंट्रोल कितना ज्यादा है, एंड मे बी दैट इज व्हाई सरकार भी अब यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को कंट्रोल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, बिकॉज दैट इज वेयर द रियल इंफॉर्मेशन इज कमिंग. हमें क्यों देख रहा है? कुणाल पूछ रहा है कि यार हमने एक महीने से किया, हमने तो कभी इलेक्शन भी इतने डेप्थ में कवर नहीं किया है कि 1 महीने नॉन स्टॉप. और मैं हर बार सोचता हूं अब रुक जाऊंगा, नेशनल इश्यूज पे आ जाऊंगा, अब रुक जाऊंगा, नेशनल इश्यूज पे आ जाऊंगा, लेकिन द अमाउंट ऑफ कमेंट्स, द अमाउंट ऑफ व्यूअरशिप, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, लोग कह रहे हैं यार इतना सारा झूठ चल रहा है, हम आपको देखते हैं तो कुछ फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन समझ में आता है कि ये सच है और ऐसे बह रहा है, तो ठीक है, चलो। We've won. Let me say, we've won. Oh, I think we've won. We've already won in many ways. We've won this. This war has been won. हम लोग तो जैसे अभी भी मैं तो जी न्यूज और टीवी 9 भारतवर्ष पे फॉलो कर रहा हूँ, आप उस तरह से मान के मुझे उस तरह से मान के वो तो कराची पोर्ट खत्म कर दिया है। हाँ, आई नो। तो आप मुझे उस तरह से मान के मुझे इस कॉन्फ्लिक्ट के, इस वॉर के जो भी चल रहा है, 5-7 की पॉइंट जो आपने कवर किए हैं या जो आपने फैक्ट फाइंडिंग्स किए हैं जो कि एक वेस्टर्न मीडिया या और मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा, तो क्या आप हमें 5-7 अपडेट बता सकते हैं कि अभी ये चीजें हुई है, ताकि मैंने जी और आज तक के अकॉर्डिंग नहीं वो तो हम सब जानते हैं, उसके तो हम हैं, उतना टैलेंट हमें नहीं है कि हम नहीं मैं कोशिश करता हूँ आज तक, मतलब मैं कोशिश कर सकता हूँ तो फिर उसके बाद बोलूंगा मैं फिर। तो अपना जो आपका है एनालिसिस, उसके हिसाब से। हमने कभी भी ये सब न्यूक्लियर धमाका, न्यूक्लियर बम अपने एपिसोड्स में इस्तेमाल नहीं किया था। पहली बात तो ऑब्वियसली है कि इस वॉर में अब न्यूक्लियर शब्द प्रयोग होना शुरू हो गया है। देशभक्त पर अगर आपने सारे एपिसोड्स हमारे देखे हैं पिछले 1 महीने में, हमने कभी भी न्यूक्लियर एंगल के बारे में बात नहीं किया था, क्योंकि वो एकदम एक्सट्रीम रेयर कंडीशन की बात हुई थी। बट रिसेंटली पिछले हफ्ते हमें एक बार तो उसके बारे में बात करना पड़ा, बिकॉज व्हाटएवर इंफॉर्मेशन is coming out is that Israel would be itching to use some sort of tactical nuclear weapon कि भैया अगर युद्ध खत्म नहीं हो रहा है तो कम से कम एक tactical nuclear weapon कहीं ड्रॉ करके ईरान को चुप कराने के लिए कोशिश है। Because and I think this is the end game. Why is America not withdrawing and why is Israel not wanting to pipe down? तू मुझे उठाएगा? यस। कोई बात नहीं, पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है। चल, सॉरी बॉल। ओए सुनिया तू, ओए मैं तुझे सॉरी बोलूं? यस। मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉन। अगर ये युद्ध अमेरिका और इजराइल इसी सिचुएशन में छोड़ देते हैं, हमने एक एपिसोड किया था कि हैज ईरान वन द वॉर। वन का मतलब मैंने ये हमें बताना पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो तेल अवीव पहुंच जाएंगे या फिर वॉशिंगटन डीसी में अपना झंडा और मुस्तफा खमीनी वहां हबीबी डांस कर रहे हैं वॉशिंगटन डीसी में, ऐसा कुछ नहीं। विन का मतलब है कि क्या ये जो परिस्थिति है अभी, हॉर्मुज पर कंट्रोल है, बैलिस्टिक्स अपने अकॉर्डिंग जहां चाहते हैं वो दाग रहे हैं, रेडार्स खत्म कर दिए, अगर इसको ही वो 6 महीने 1 साल तक खींच पाएंगे देन दे वुड हैव इफेक्टिवली वन दिस वॉर। और इसका इंपैक्ट क्या होगा अमेरिका पर, इसका इंपैक्ट क्या होगा इजराइल पर, और इसीलिए अमेरिका और इजराइल अभी पीछे नहीं हट सकते। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए भी बड़ी दिक्कत हो गई है, घुस तो गए। विड्रॉल का मतलब होगा अमेरिका की जो वर्चस्वता है, माने हम जिस यूनिवर्स में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, हमने जो जियोपॉलिटिक्स देखा है कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड है, अमेरिका ही दादा बाप अंकल आंटी भाऊ भाई सब वही है, भगवान वही है, नॉन बायोलॉजिकल जितना हो सकता है वही है, वो परिभाषा ही कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। इट विल नॉट बी एबल टू कॉल इटसेल्फ द यूनिपोलर रूलर ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ा अंडरस्टैंडिंग इस वॉर का एक होना चाहिए कि इस वॉर के परिणाम से जो जियोपॉलिटिक्स और जो दुनिया हम देखते हैं, समझते हैं, जो हमारा विजन है वो कंप्लीटली बदलने वाला है। अगर उन लोग ने सडनली ऐसा कुछ नहीं कर दिया या कल ऐसा नहीं निकल जाता है कि ईरान के पास जो बैलिस्टिक्स थे वो एक्चुअली खत्म हो गए हैं या उनकी सरकार किसी वजह से क्रम्बल कर जाती है, अगर ऐसा कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं आता है अगले कुछ हफ्तों में, तो जो वॉर की परिभाषा है, जो जियोपॉलिटिक्स है, वो कंप्लीटली बदली सी होगी। चाइना वहां चुपचाप गेम खेल रहा है। हमारा लास्ट एपिसोड इसी के ऊपर है कि भैया अगर ईरान युद्ध नहीं जीत रहा है, अमेरिका नहीं जीत रहा है, तो जीत कौन रहा है? और वो है चुपचाप बैठा चाइना जीत रहा है। चाइना में एक पुरानी कहावत है जिसे वहां की सरकार ने खूब माना है, हाइड योर स्ट्रेंथ बाइड योर टाइम। जहां अमेरिका दिन रात अपना शक्ति प्रदर्शन करने में लगा रहता है, वहीं चाइना अपनी शक्ति और अपने मंसूबों को छुपाकर आगे बढ़ता है। इसीलिए शी इस युद्ध में जीतने के बावजूद अपने पंख फैलाकर नाच नहीं रहे हैं किसी मोर की तरह या ट्रंप की तरह। जिस तरीके से रॉकेट फ्यूल सप्लाई किया गया है, जिस तरीके से सर्किटरी सप्लाई की गई है, मिसाइल कंपोनेंट सप्लाई की गई हैं, उनके बाइडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से सटीक निशाना जो मार पा रहा है। आप सोचो, आपका एवैक्स प्लेन है, आपका $20,000 का शहीद ड्रोन आकर एवैक्स प्लेन के एंटीने के पोर्शन पर वो मार रहा है। दिस सॉर्ट ऑफ प्रिसिशन इज नॉट नोन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत ही एडवांस लेवल ऑफ फाइंडिंग आउट कि वो प्लेन कहां पार्क्ड है, बी
attacking it and managing to hit it within a few meters is amazing. So my understanding first and foremost, अगर आप मुझसे पूछोगे, ये वॉर, आप यूएस ईरान वॉर मत देखिए, ये जो वॉर का परिणाम is going to change how we look at America as a superpower, how geopolitics is played, maybe the emergence of China as the very clear, if not number 2, maybe even number 1 within a very short span of time. इसकी दूसरी परिभाषा ये देखिए कि वॉर की डायनामिक्स कैसे चेंज हो जाती हैं. The complete collapse of the moral authority of America. आज के बाद अब अमेरिका किसी देश को डेमोक्रेसी का पाठ नहीं पढ़ा पाएगा, किसी को रैंकिंग नहीं दे पाएगा, और उसकी कोई मॉरल स्टैंडिंग जो थोड़ी भी थी अब वो कंप्लीटली ध्वस्त हो चुकी है. दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स दैट वी आर ट्रैकिंग कि बॉस ये सिर्फ 2 देशों के बीच में युद्ध नहीं है. तो ये जो आप बोल रहे थे कि अमेरिका एक यूनिपोलर रूलर ऑफ द वर्ल्ड रह चुका है, मतलब अभी सिचुएशन जो बैक ट्रैक हो रही है उसका रिस्पॉन्सिबल उनके बाइपोलर प्रेसिडेंट ट्रम्प भी है कि मतलब ट्रूथ सोशल पे अपरिचित पिक्चर के अंबी की तरह एक दिन कुछ बोलते हैं और फिर दूसरे दिन बोलते हैं कि नहीं हम तो बात ही कर रहे हैं अभी भी. मैं आखिरी बार आया हूँ. ये एक झमेला खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया. आइए, आप ही की कमी थी. आइए. आज या तो इस बार या उस बार हो जाऊंगा मैं. तुम लोगों को शायद पता ना हो कि मैं कितना घटिया और कमीना किस्म का आदमी हूँ. नहीं, वो तो तुम्हें पहली बार देखा तभी समझ गया था. खामोश. I mean, just look at what has happened in the last few hours. I mean, 2 दिन पहले ही बोला था, we can fly over Iran. They can't do a thing about it. We can loiter, we can hover. They can't do a thing about it. और देखो अब क्या हो रहा है. सोचो, एक दिन के अंदर अंदर आपने एक F-15 मार गिराया, आपने 2 हेलीकॉप्टर्स के ऊपर अटैक किया जो लंगड़ाते बच गए, निकल गए, फिर एक A-10 पर भी आपने अटैक कर दिया. और जो टोटल अगर हम बिल की बात करें, जो अबाउट 30-35 एयरक्राफ्ट अभी तक मार गिराए हैं, वो करीबन $4 बिलियन के आसपास आ रहा है. सिर्फ एयरक्राफ्ट का बिल थमा दिया है ईरान ने उनके ऊपर. कहीं ना कहीं तो अमेरिकन्स को भी ये सवाल पूछना चाहिए कि यार ये इंसान क्या है. चलो मार्केट्स आप मूव करना चाहते हो, आप करप्शन करना चाहते हो, मेरे ख्याल से अमेरिकन्स को वो बात भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन किसी दिन कुछ कह रहे हो, उसके अगले दिन ही नहीं, उसी स्पीच में आप उल्टा कह रहे हो, तो भाई ये बाइपोलर इंसान काफी हद तक तो रिस्पॉन्सिबल है. डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर तो रह ही रहा था. And if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe actually, but we have nothing to do with that. In any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up naturally. We have seen the fall of empires before, but we have never seen an empire jump off the cliff. This is America jumping off the cliff. You called yesterday in your Truth Social, you called the Iranians crazy bastards. True. What is your response to critics who say that... I don't care about critics. What is your response to critics who say that it is your mental health that should perhaps be examined as this war continues? I haven't heard that. The fall of the empire gradual होता है. Roman Empire gradually गिरा. USSR का भी collapse gradual हुआ. उसके बाद एक turning point event obviously आता है. This might be just the turning point event where a lot of things are happening very quickly. और of course यहाँ चाइना और रशिया पीछे बैठकर आराम से गेम खेल रहे हैं. आपको कैसे मालूम है, ईरान को कैसे मालूम है कि वहां जो इनके पर्सनल है वो किस होटल में छुपे बैठे हैं, या इनका एयरक्राफ्ट कौन से टैक्सी वे में पार्क्ड है? ये इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? ऑब्वियसली रशिया से आ रही है, ऑब्वियसली चाइना से आ रही है, जो कि वो एडमिट नहीं करेंगे. तो यहाँ एक जियोपॉलिटिकल गेम भी चल रहा है पीछे. आकाश भाई, हमारा जियो वाला कहाँ बैठता है, कहाँ पे है वो? देखिए ऐसी बातें, ऐसे सवाल मत करिए, क्योंकि नए सोशल मीडिया रूल्स आ रहे हैं. आपका वीडियो, मेरा चैनल 3 घंटे से कम डाउन हो जाएगा. क्या फायदा है पूछ के? बट उसको चैलेंज कर रहे हैं वैसे. नहीं, ऑफ कोर्स, एंड कुडोज कुणाल, you've done this before, and I mean just a off take here is viewers should know exactly what is happening. Imagine हमें 2-4 साल पहले बोला जाता था कि यार तुम्हें भौंकना है सोशल मीडिया पे, जितना भौंक लो तुम भौंक लो. तो हाँ, मैं कहता था भाई भौंकने देना, मैं कुत्ता हूं, मुझे भौंकने दे, तुझे उससे भी दिक्कत हो रही है, इतना बड़ा बड़ा मीडिया है. कहते तुम नेगेटिव हो. तो मैंने कहा पॉजिटिविटी का भंडार पड़ा हुआ है 9 बजे, जाकर देख लो ना. हमें थोड़ा सा नेगेटिव होने तो उसमें भी दिक्कत क्या आ रही है? आज आलम यह है कि इतना सारा पॉजिटिव मीडिया होने के बावजूद सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के पीछे लॉ बन रहे हैं. दैट इज ऑफ कोर्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट कि सोशल मीडिया कहां तक आया है. जहां तक हमारी बात है, तो विश्वगुरु करके और लेजर आइज करके इतना ज्यादा शॉर्ट सर्किट हो गया लेजर आइज का कि लेजर आइज एकदम बंद
बंद हो गया। यू नो कुणाल, इट इज सो सैड टू सी चाइना जिस तरीके से ईरान को एक्सप्लॉइट कर रहा है। एक बंदा आपने बैटलफील्ड में ना भेजा, अमेरिका की पूरी वॉर स्ट्रेटेजी आपने समझ ली, अमेरिका की पुंगी कैसे बजानी है चुपचाप आपने सिस्टम सप्लाई करके, आपने सर्किटरी सप्लाई करके, आपने रॉकेट प्रोपेलेंट सप्लाई करके ईरान को अपने मोहताज कर लिया। ईरान से आप 80% उसका तेल खरीद रहे हो, सो यू आर गेटिंग वेरी चीप इरानियन ऑयल। ऑल ऑफ दिस कुड हैव बीन डन बाय इंडिया इफ वी हैड द बॉल्स। ऑल ऑफ दिस, सस्ता तेल मिल सकता था, पोर्ट मिल सकता था, एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल सकता था, लेकिन हम तो आपस में लड़ भिड़ कर इतना खुश हो जाते हैं कि हमने तो कभी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के बारे में सोचा ही नहीं। तो आज हम एब्सोल्युटली पर्सोना नॉन ग्राटा हो गए हैं, और अगर पाकिस्तान बीच में आकर मीडिएशन करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहता है कि भैया देखो मुझे ही पीस प्राइज मिलना चाहिए, लुक एट द रिएक्शन ऑफ इंडिया। व्हाटएवर पाकिस्तान माइट हैव टू डू, इट विल डू, बट व्हाट रियली अपसेट मी इज अ मैन, अ सो कॉल्ड एजुकेटेड मैन, कम्स फ्रॉम माय अल्मा माटर सेंट स्टीफेंस कॉलेज। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि हम दलाल देश नहीं है जो मीडिएशन करेंगे। एस जयशंकर का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान जैसे दलाल देश नहीं है और 1981 से पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है यूएस। एक साल पहले खुद बोला था कि हमारे जैसा और कोई देश नहीं है जो यूक्रेन और रशिया, ईरान और इजराइल सबसे बात कर सकता है। आज वो इंसान पाकिस्तान को बात करते देख इतना तिलबिला गया कि बोल रहा है भारत दलाल नहीं है। अब दलालों वाली लैंग्वेज कौन बोल रहा है ये देखो, दलालों वाली हरकत कौन कर रहा है ये देखो, विच इज वेरी वेरी सैड एक्चुअली टू सी दैट वी हैव बीन रिड्यूस्ड टू एब्सोल्युटली द साइडलाइंस। वी हैव नो प्रेजेंस व्हाटसोएवर। यहां वॉर पापा रुकवा नहीं रहे हैं, पापा को कोई पूछ भी नहीं रहा है। All of us can agree on this point, including S. Jaishankar, that दलाल तो अमीश देवगन है, लेकिन हम मर्यादा रखिए। बाजी देना बंद दलाल और भड़वे मैं नहीं सुनने वाला। करो, बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो, भाषा की मर्यादा दलाल की तरह बात मत रखिए। करो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। हम ये जानना चाहते हैं भाई आपसे, जैसे बहुत ज्यादा वर्ल्ड अराउंड क्रिकेट हो रहा है, T20 हो गया, फलाना हो गया, तो थोड़े दिन बाद हमारे जैसे लोग कहने लग जाते हैं, तो थोड़ा उम्र बड़ी हो गई जिनकी, क्या यार इतना क्रिकेट हो गया, छोड़ो, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। ऐसी थोड़ी इनसेंसिबल सी बात है, लेकिन वॉर्स में कि उधर यूक्रेन रशिया लड़ रहा है, उधर ये लड़ रहा है, तो फॉलो करना ही छोड़ दिया कि यार लड़ी रही है पूरी दुनिया। तो एक छोटी सी चीज हम आपसे सिर्फ ये यूक्रेन रशिया के हवाले से जानना चाहेंगे कि उसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है। What is amazing, यहाँ थोड़ा सा रिवाइंड करना बहुत जरूरी होता है, मुझे कभी कभी लगता है। लोग हमसे पूछते हैं कि अरे तुम इतना क्यों ईरान को कितना सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि यही सवाल यूक्रेन में भी पूछा गया था। तुम तो मुल्लाओं को सपोर्ट कर रहे हो, तो हमने तो ईरान के खिलाफ भी एपिसोड्स बनाए थे, और कल ईरान के खिलाफ और भी एपिसोड्स बनाएंगे जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा। ईरान में एक थियोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक रिजीम है, उसके बारे में हमने एपिसोड्स बनाए हैं, बुरखा बैन के बारे में भी बात किया है, माशा अमीन के बारे में बात किया है। लेकिन क्या ईरान में एक थियोक्रेटिक रिजीम है, डज दैट गिव द राइट टू अ पीडियोफिलिक हेजिमोनिक नियोकॉन रिजीम टू कम एंड बॉम्ब इट एंड पुट इट बैक इनटू द स्टोन एजेस? तो अगर लोगों को इसमें भी मॉरल एम्बिग्विटी है, तो फिर लोगों को समझना चाहिए कि उनका ब्रेन आईक्यू कितना कम है, कि भैया ईरान को अमेरिका ठीक करने नहीं आया, उसे लूटने आया, जो कि प्रेसिडेंट ने अब अपने ट्वीट में खुद ही बोल दिया, हम तो खूब सारा तेल लूट सकते थे। जस्ट रिवाइंड नाउ बैक टू व्हाट हैपेंड व्हेन द यूक्रेन वॉर ब्रोक आउट। खूब गालियां पड़ी थी हमें जब हमने पुतिन को क्रिटिसाइज किया था कि आप जो कर रहे हो वो एनेक्सेशन है। लोगों ने हमसे कहा देखा, कमेडियन के हाथ में यूक्रेन दे दिया, यूक्रेन बर्बाद हो गया। आज वही कमेडियन 4 साल से ज्यादा मैंने पुतिन को मुंह की खिला रहा है, सरेंडर नहीं किया है। नॉट दैट ही इज वन, आई एग्री, बट द फैक्ट इज दैट क्या इतना मुश्किल होता है टू फिगर आउट कि कौन सही है कौन गलत है? क्या इतना डिफिकल्ट होता है आज हमारे लिए टू सपोर्ट द वीकर पावर? आई मीन आपकी ह्यूमैनिटी किसको सपोर्ट करेगी? और मेरे ख्याल से हमारे देश में पॉलिटिशियंस इतने ज्यादा और ये जो बाहुबली हैं इतने रिस्पेक्टेड क्यों हैं? क्योंकि कहीं हमारी फितरत हो जाती है दैट वी लाइक टू सपोर्ट द स्ट्रॉन्ग मैन, क्योंकि उससे अपनी बच जाएगी। हाँ, इसके पास बंदूक है, हम इसे सपोर्ट करेंगे। जो सही बोल रहा है उसको नहीं सपोर्ट करेंगे, जिसके पास ताकत है हम उसी को सपोर्ट करेंगे। और इसीलिए इंडिया में स्टेटस को बदलना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए लोग तिलबिला जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि यूक्रेन को सपोर्ट करके क्या मिलेगा। एंड आई फाउंड समथिंग मोर डिस्ट्रेसिंग देन यूक्रेन हियर।
हम आज भी गाजा के बारे में एपिसोड जब बनाते हैं या लेबनान के बारे में बात करते हैं, कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं आता है, कोई ज्यादा व्यूअरशिप नहीं आता है, कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती है। यू नो व्हाई? लेबनान है, मर रहे हैं मरने दो। गाजा है, मर रहे हैं, हम तो उनका मजाक उड़ाएंगे। ईरान के पास बैलिस्टिक्स थे, ईरान ने उल्टे हाथ का चाटा उठाकर मारा तो लोगों को मजा आ रहा है। इवन द राइट विंग फोक्स, दे आर नॉट क्रिटिसाइजिंग ईरान एज मच नाउ बिकॉज ईरान इज हिटिंग बैक। गोज अगेन टू शो दैट वी वैल्यू स्ट्रेंथ, वी respect, even grudgingly, even if it is coming from an Iran, we will grudgingly, but even the right wing will respect strength. It is sad because you should respect what is right. But ईरान के मामले में और यूक्रेन का, आज जेलेंस्की का उतना मजाक राइट विंग नहीं उड़ाता है जितना पहले जब युद्ध शुरू हुआ था तब उड़ाया गया था। Everything that we know about geopolitics is changing in front of our eyes right now. कल चाइना ताइवान पर अटैक कर देगा, कौन बचाने आएगा? और मैं इसीलिए बोलता हूं हमें ये फॉलो करना चाहिए, स्टोरी हमारे लिए भी है। कल चाइना अग्रसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश पर, लद्दाख पर, इंडिया के लिए बोलने के लिए कौन आएगा? क्योंकि हमारे तो लेजर आइज ने पहले ही बोल दिया है, इट्स अ बिगर कंट्री, यू वांट मी टू फाइट विद द बिगर, आई कांट फाइट विद द बिगर कंट्री। यहां ईरान अमेरिका से लोहा ले रहा है, बिगर कंट्री, बट हियर यू हैव अ पब्लिक एडमिशन दैट इट्स अ बिगर कंट्री। व्हाट डू यू थिंक आई विल डू? कल अगर चाइना अग्रसर हो जाता है हमारे बॉर्डर पर, फिर से हमारे लिए बोलने को कौन आएगा? तो डोंट लाफ एट ईरान एंड डोंट टेक, मैंने पॉपकॉर्न खाकर मत देखो, ये कल हमारे साथ भी हो सकता है। मेरे हिसाब से आदित्य दर्जे आएंगे बचाने के लिए। और फिर एक और पिक्चर बनेगी धुरंधर थी, जैसे हमने चाइना को उसमें किस तरीके से ऐसे धूल चटा दी थी और चाइना चिंग पिंग पिंग करके खत्म हो गया। बिकॉज वी हैव बिकम अ नेशन दैट टेक्स डिलाइट। मैंने देखो धुरंधर पर एपिसोड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जो लॉस्ट कॉज है उसको रिपीट करके कोई लाभ नहीं, लेकिन दुख की बात यह है कि आज हमें सांत्वना लेनी पड़ रही है पिक्चर देखकर, क्योंकि आज तक हमें मालूम नहीं चला कि कितने एयरक्राफ्ट डाउन हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और यह सवाल मैंने पूछना भी बंद कर दिया था, लेकिन फिर मैंने देखा अच्छा अब हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि फाइटर कितने डाउन हुए थे। ऑल्दो CDS is on record to say that we did initially lose fighters. We don't know how many fighters, we don't know under what circumstances, although we've covered it in our episode कि कैसे चाइना ने हेल्प किया था। जो हेल्प आज चाइना ईरान को दे रहा है, रियल टाइम सैटेलाइट इंटेलिजेंस, रियल टाइम GPS गाइडेंस, that sort of exact help was given by China to Pakistan to track our fighters, to unscramble their scrambled communications. उसके बाद obviously we recalibrated and went to the BrahMos and hit them with our ballistics, which the HQ-9 defense system China का prove नहीं कर पाया अपने आप को. They couldn't stop our ballistic missiles, which is great for BrahMos. We don't know why our Tejas fighters are crashing. We are making movies and we are saying that we are number one. Fair enough. लोग खुश हैं. I'm saying retrospectively why our aircraft's crash was shown in Rang De Basanti like 2 decades ago, but we're not ready for that conversation. I have no doubt in my mind. अच्छा, by the way, I don't know अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा नहीं देखा, रंग दे बसंती को रेट्रोस्पेक्टिवली अर्बन नक्सल मूवी अब बोला जा रहा है. It is being painted in a bad light now 20 years down the line. और मेरे माइंड में 1 इंच सेंटीमीटर मिलीमीटर क्वांटामीटर डाउट नहीं है कि रंग दे बसंती आज के डेट पर बन ही नहीं सकती थी, और अगर गलती से बन भी जाती तो कभी उसको पारित ही नहीं किया जाता. जहां दिखाया जा रहा है कि कैसे डिफेंस मिनिस्टर इज इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉडुलेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट. यू नो, वन ऑफ द रीजंस व्हाई सो मेनी एयरक्राफ्ट्स क्रैश व्हिच आर मेड इन इंडिया, इट्स नॉट द एवियोनिक्स, इट्स नॉट द इलेक्ट्रॉनिक्स, इट्स द मेटलर्जी. कभी अगर HAL में कोई आपका जान पहचान हो तो उससे बात करिएगा, वो आपको अंदर की स्टोरी बताएंगे कि मेटल फटीग जो होता है जिसके वजह से हमारे एयरक्राफ्ट क्रैश करते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि जो मेकिंग प्रोसेस है वो इतनी भद्दी तरीके से बनाया जाता है कि उसमें जो फटीग है, उसमें फ्रैक्चर है, उसमें जो क्रैक्स आ जाती हैं, वो उसके लाइफ स्पैन से बहुत जल्दी आ जाती हैं. ये दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स एंड दैट इज व्हाई HAL को बोला जा रहा है कि नहीं आप 5th जनरेशन फाइटर में नहीं इन्वॉल्व हो गए. तो ये सारी जो चीजें हैं, ये अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट इन अ स्टेट टू, वी हैव कम टू अ स्टेट ऑफ डिनायल एंड दैट इज व्हाई आई थिंक धुरंधर वर्क्स. एक लैक ऑफ क्लैरिटी तो है, इस पे सुनील भी अग्री करेगा कि भाई अगर तुम बोल रहे हो कमर्शियल LPG का शॉर्टेज है या किसी तरह का शॉर्टेज हम झेल रहे हैं, तो इसको एक्नॉलेज ही नहीं किया जाएगा. आप एक बार पार्लियामेंट में आके बोल दोगे कि कोरोना टाइप आपदा आ सकती है, देश फाइट करेगा. लाइक दीज आर नॉट क्लियर साइंस ऑन व्हाट टू डू. सो कॉर्पोरेट इंडिया को भी नहीं पता कि क्या है आगे का फ्यूचर. और जब यहाँ पे कंजम्पशन ही घट गया है तो क्यों कोई अपने पैसे डॉलर क्यों लगाएगा कोई. कुणाल, बिकॉज अभी हमने थोड़ा ऑफिस में काम करवा रहे थे, आप कुछ चीज जो है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रहा है उसको खरीदने की कोशिश करो, आपको वो सप्लाई नहीं मिलेगा क्योंकि ये सारी चीजें के बारे में कॉन्वर्सेशन नहीं होती हमारे देश में. सो व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग इज कि भैया लाइन तो बहुत खराब है, ऑप्टिक्स बहुत खराब है, तो उन्होंने कमर्शियल सिलेंडर्स
और जो इंडस्ट्रियल एलपीजी जो जाता है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और कंज्यूमर के ऊपर फोकस कर दिया, विच इज फेयर इनफ, करना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन व्हाट दे हैव डन इज बेसिकली एक जगह आपने क्राइसिस बिल्डअप होने दिया है, दूसरी जगह क्राइसिस रुकवाने के लिए, क्योंकि वहां ऑप्टिक्स है। मैन्युफैक्चरिंग इज स्लिपिंग टू ऑलमोस्ट हाफ। इसका इंपैक्ट जीडीपी पर दिखेगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगा। अरे जो बंदा मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है, उसके पास कमर्शियल एलपीजी नहीं है, तो वो थोड़ी ना फ्री में लोगों को एम्प्लॉयड रखेगा। सो देयर इज ऑलरेडी अ क्राइसिस दैट इज बिल्डिंग, एंड इफ दिस कंटिन्यूज इवन फॉर 3-4 वीक्स मोर, देन अभी इलेक्शन जब खत्म होगा तब देखना कितने ज्यादा पेट्रोल प्राइसेस होंगे। सरकार कितने दिनों तक ये छुपा के रखेगी? 25 रुपए तक भी जा सकता है, 15-20 रुपए तो कहीं नहीं गए पेट्रोल प्राइस हाइक इफ दिस ईरान थिंग कंटिन्यूज। सो दैट्स वेयर वी आर, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस। ऑयल कंपनीज ने अपने जब हाथ खड़े कर दिए थे कि हम इस प्राइस पे नहीं दे पाएंगे, तो बड़े शहरों में तो मिल रहा था तेल, सब हो रहा था। छोटे टाउन्स में, गांव में टैंकर आना बंद हो गए थे और पेट्रोल पंप्स बिल्कुल एकदम से जाम हो गए थे। तो उस दिन वो इमरजेंसी मीटिंग में फिर हरदीप पुरी को बोला गया, भाई आप 10 रुपया हमारा घटा लो और 10 रुपया जो है कंपनीज को दे दो। तब जाके वो थोड़ी सी सप्लाईज रिज्यूम हुई है। और जैसे भाई कह रहे हैं कि बिल्कुल ये इलेक्शन, 5 स्टेट में इलेक्शन की वजह से थोड़ा बहुत ये सहन किया जा रहा है, चीजें सहन की जा रही है। और ये 25 कह रहे हैं, मुझे तो 50 तक का भी भरोसा है कि डीजल जो है 150 भी हो सकता है। अगर वॉर की यही स्थिति कंटिन्यू रही तो हम, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 150 का डीजल और 200 का पेट्रोल ले रहे होंगे। हमने देखा कि इस इलेक्शन जीतने के लिए जो है किसी भी हद तक जाने वाली जो पार्टी हमारे यहाँ बैठी है, हमारा होम मिनिस्टर कल कह रहा था कि मैं अगले 15 दिन बंगाल में रहने वाला हूँ। तो भाई 15 दिन अगर होम मिनिस्टर बंगाल में रहने वाला है तो फिर दिल्ली में कौन काम देखेगा? पुलकित मणि देखेगा, दीपक कलाल देखेगा, कौन बैठेगा वहां पे? मेरे एरिया में जो गैस एजेंसी होती है उसके बारे में मैंने 2-3 दिन पहले एक बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन सुना, जहां पर एक बंदा जो ये बता रहा था कि कोई तो हॉर्मज नाम की जगह है, वहां से जहाज में गैस आती है बट अब वो आ नहीं रही है। तो दूसरा बंदा बोलता है नहीं अब आ रही है, अब खुल गया है सब कुछ, अभी वहां से जहाजें आ रही है क्योंकि हम उनके फ्रेंड्स हैं, तो वहां से जहाजें आ रही है। तो दूसरा बंदा पूछता है फिर अगर वहां से आ रही है तो जा कहाँ रही है, हमारे तक तो नहीं पहुंच रही है, हम अभी भी इसी लाइन में क्यों खड़े हैं, मेरे पास अभी तक क्यों नहीं आया 20 दिन से सिलेंडर मेरा। तो मेरे ख्याल से अभी अगला जो स्टेप होगा वो यही होगा कि हमको अपनी खुद की गैस घर पे बनानी पड़ेगी। नहीं, अब सुहेल भाई सही बात बता रहे हैं आप। बताइए, हमारे जैसे देश में हमारे जैसे पॉलिटिशियंस होने के बावजूद गैस की कमी है। अरे गैस की कमी कैसे हो सकती है? इतने बड़े बड़े गैस बाज बैठे हुए हैं दिल्ली में, पूरे राज्यों में, और गैस की कमी हो गई। मैंने इससे ज्यादा तो आयरोनी और हिपोक्रेसी की बात ही नहीं हो सकती है। बट सुहेल, वन स्मॉल पॉइंट इज ऑल्सो दिस वॉर हैज शोन हमारी भी कितनी हिपोक्रेसी है हमारे सरकार की, कि आपने अमेरिका के डर से चाबार पोर्ट से आप निकल गए, 2-3 साल पहले से आपने तेल भी खरीदना बंद कर दिया। फिर समझ में आया अरे यार ईरान ने तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया। पहले तो चुप बैठे आपने युद्ध में, युद्ध के 13 दिन बाद, शुरू होने के 13 दिन बाद आपने बोला अरे मिनाब में ये जो आपने बच्चियों को मारा ये बहुत गलत है। कड़ी निंदा की गई 13 दिन बाद स्कूल के अटैक होने पर। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आया कि अरे अगर अब ईरान से फिर से थोड़ी दोस्ती कर लें, उनके गुड बुक्स पे आ जाएं, तो फिर हॉर्मुज हमारे लिए खुल जाएगा। दैट इज द ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। इस सरकार के लिए सब कुछ फायदे नफा नुकसान का ही होता है। देयर इज नो प्रिंसिपल स्टैंड ऑन एनीथिंग। कल ये पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती कर लेंगे, अगर वहां से सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान ऑफर कर देगा, मैं बता रहा हूं, ये वहां भी दोस्ती कर लेंगे, हाथ मिला देंगे। देयर इज नो प्रिंसिपल स्टैंस। वो बड़ा दुख लगा देखकर कि आपने अच्छा मुंह बोल दिया तो भैया हमें अब ईरान से कुछ नहीं लेने देना है, ठीक है अब जो है वो है। ना ना ना, फिर से वापस आ गए आप चाटने की ईरान की, क्योंकि आपको अपने शिप्स निकलवाने थे। तो 13 दिन बाद आपने 2 आंसू बहा दिए कि वहां बच्चियों को मारा, आपने बहुत गलत किया। इसमें हम बेचारे नेतन्याहू ही कुछ नहीं कर पा रहा, तो हमारे इस नाचनयाहू के फैन से तो हम क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे, वो सेंस की बात करेंगे। बट हम दूर जा रहे हैं जेनोसाइड पे, और उस पे हमने बात की। जैसे हम अपने घर का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे 70-75 साल हुए हमारे पार्टीशन को, जिसमें कि कामरा यू आल्सो कम फ्रॉम अ सिंधी बैकग्राउंड। पंजाबी सिंधी जो हमारे उधर से उजड़ के आए थे, उन्होंने क्या कुछ नहीं झेला, और हर परिवार के पास अपने दादा की सुनाने की स्टोरी है कि बहुत स्ट्रगल करके निकल के बड़ी मुश्किल से जान बचा के वहां से भागे। और आज हम देखते हैं कि उसमें एक बड़ी संख्या में जो कामरा की जनरेशन में है या उसके बाद के हैं बच्चे, वो लिव एंड लेट लिव के साथ दे हैव फॉरगॉटन, एंड वो चाहते हैं कि हम अपना आराम से पीसफुली कोएग्जिस्ट करें। एक माइनर तबका उसके अंदर ये भी है कि जिनकी सोच इस तरह की है, हम उजड़ के आए तो अब हम इनको यहाँ से उजाड़ दें, वो वाली जो सोच है। तो ये सोच का फर्क होता है कि जो एक आदमी ये सोचता है कि यार हम उस चीज से गुजरे हैं, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे आने वाले जनरेशन में ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये मैंने रियल लाइफ में देखा, इसीलिए आई लाइक टू पॉइंट आउट
something here which is very interesting that you say this. हमारे साथ हुआ है, हम उजड़े हैं तो हम उजाड़ डालेंगे. By that logic अगर होता हमारे देश में तो सबसे ज्यादा कम्युनलिज्म होता पंजाब में और बंगाल में. But you see that पंजाब एंड बंगाल में ये कम्युनलिज्म का जो जहर फिर से डाला जा रहा है, ये दो जगह पे डेफिनेटली फेल होता है. एंड मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, एंड बिकॉज आई एम अ बंगाली, माई बेटर हाफ इज अ पंजाबी, बोथ द कल्चर्स हैव सीन दिस, बोथ द कल्चर्स अंडरस्टैंड ये गेम है, ये घोटा जाता है. कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस लेवल पर ये खेल हम लोग को तो डेफिनेटली मालूम है, और शायद इसीलिए ये पॉइजन अभी तक उतना नहीं फैला है बंगाल में. यूपी वगैरह में जिन्होंने नहीं देखा है वो आराम से ये पॉइजन घोट लिया है. ये देखना है कि हमें हिस्ट्री याद रहता नहीं रहता, क्योंकि एक गलती हमने यहां जरूर की है. व्हाइल आई एम पॉइंटिंग आउट बंगाल एंड पंजाब, हमने एक गलती ये किया है, पार्टीशन में जो हुआ हमने उसको भुलाने की कोशिश की है. वी डोंट हैव एज मेनी वॉर मेमोरियल्स, पार्टीशन मेमोरियल्स. हमें उसको और याद रखना चाहिए था. यूरोप में हर दूसरे जगह आपको मिलेगा कि भैया राइन नदी के किनारे आपने मेटल के जूते रखे हैं जहां लोग नदी में कूद गए नाज़ी से बचने के लिए. दे हैव केप्ट द मेमोरीज ऑफ वर्ल्ड वॉर II अलाइव. वी शुड हैव केप्ट द मेमोरीज ऑफ पार्टीशन. और ये जो बंटवारे की राजनीति करते ये जो दलाल हैं, उनकी जो हरकतें हैं, उनको हमें और याद रखना चाहिए था. इसीलिए अनफॉर्चुनेटली हमने भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश की है, और ये फिर से सक्सेसफुल हो रहे हैं वही काम करने में. और मतलब आकाश भाई आप देखो ना, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट पार्टीशन, बट द बेसिकली द मेमोरीज यू हैव ऑफ जलियनवाला बाग आल्सो, उसको कितना मतलब ऑलमोस्ट वेंडलाइज ही कर दिया है उस जगह को, कि जहां पे मतलब गोलियों के निशान थे, ये सब थे. उसको मतलब आपने पता नहीं किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लाइट वाइट लगा दिया यार वहां पे, लेजर लाइट मतलब सर के रील्स के लिए एस्थेटिकली सही नहीं बैठ रहा था ना. वही मतलब वो मेमोरी और बेसिकली हिस्ट्री के साथ जो बद्देपना नेचुरली भाजपा करता है, वो इस लेवल तक करता है कि मतलब कहीं का टेंडर काट दो, कहीं का कुछ कर लो, हर चीज को सर्कस बना दो, हर चीज में चितभंगरा लाइट लगा दो. जीवन ही लाइट एंड साउंड शो होना चाहिए, वरना क्या फायदा है वो टाइप पे. भाजपा बंगाल इलेक्शन में कह रही है कि ये इलेक्शन ये डिसाइड करने का है कि बंगाली लोग उर्दू बोलेंगे कि बंगाली बोलेंगे. बड़ा गजब का एक आश्चर्य होता है इस बात को सुन के कि जो बांग्लादेश खुद जो है बंगाली भाषा की लड़ाई लड़के पाकिस्तान के साथ, भुट्टो के साथ, याह्या खान के साथ जो है यहाँ पहुंचा, आपने आपको बंगाली बनाया. कम से कम तुम भाषा के आधार पे तो मत कहो उसको, ऐसे तो रखो कि बंगाली. Can I share my biggest learning of doing YouTube for 8 years here? You saw this line. हमने देखा, हम बुद्धिजीवी यहां बैठे हुए हैं, हम मुस्कुराए, इस पर 2-4 जोक हमने क्रैक कर दिया कि ये क्या पागलपंती है. वाइल जो नेता ये बयान दे रहा है वो गधा नहीं है, वो आपसे और मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो अपने कोर कंस्टिट्यूएंसी से बात कर रहा है, और वो कोर कंस्टिट्यूएंसी सुन रहा है और सोच रहा है भाई मुझे उर्दू बोलना पड़ेगा, हाँ बात तो सही है. वी डोंट अंडरस्टैंड दिस, दैट द लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड द लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी दैट इज देयर, दे आर फीडिंग ऑन दैट. मैं सालों से यही काम करता था, हंसता था कि मैंने कहा ये पागल लोग हैं क्या, ये यहां कैसे पहुंच गए. बाद में समझ में आया अबे पागल तो मैं हूं, पागल तो हम हैं कि ये समझ नहीं पाते हैं कि ये गेम क्या चल रहा है यहां. आई एम टेलिंग यू दिस विल वर्क. आई एम नॉट सेइंग दैट दे विल विन. आई एम जस्ट सेइंग इज दैट देयर इज अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस. अदरवाइज एक बात बताओ, 10, 12, 11 साल हो गए, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफ दिस नेशन. सबको मालूम है यार द सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉर्डर सिक्योरिटी. आप बंगाल में जाकर कह रहे हो कि घुसपैठिए आ रहे हैं. अरे कौन से लॉजिक से? इसका मतलब है आप मान रहे हो कि आप 11 साल से फेल करके बैठे हो, दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू प्रोटेक्ट योर बॉर्डर्स. लेकिन वहां के लोगों को ये सब समझ में नहीं आता है. फेडरलिज्म क्या होता है, सेंट्रलिज्म क्या होता है, सेंट्रल फोर्सेस क्या होती है. उनको लगता है हाँ ये रोकेंगे, अब यहां आ जाएंगे तो ये रोकेंगे. सो दे आर वर्किंग एट अ वेरी बेस लेवल. इट इज ओनली आफ्टर years of understanding, trying to see why this right wing madness works is they work on binary yes, no, 1, 0, us, them, 80, 20. वो है ना, मंगलसूत्र ले जाएंगे आपके, गाय ले जाएंगे. तो मुझे पहले एक्चुअली 10 years ago मुझे भी ऐसा लगता था कि मतलब यार ये तो सब सिस्टम्स के साथ, the EVMs are rigged and all. But then I saw people around me and I realized that they don't need to rig the EVMs. They're rigging the brains of people. They need to release a movie in 2 parts. मेरा खुद का I think 2030 में एक धुरंधर का एक सीक्वल आएगा जिसमें ये दिखाया जाएगा कि ये सारा प्लान मोदी जी का था. जेलेंस्की भी हमारा ही एजेंट था जो यूक्रेन भेजा गया था, और ये सारा वॉर हमने इसलिए ही करवाया था ताकि दुनिया भर में शांति हो जाए. तब तक मैं भाजपा ज्वाइन कर लूंगा तो आई थिंक जेलेंस्की का कैरेक्टर मैं प्ले करूंगा. तू भाजपा ज्वाइन करने लग जाएगा, हारना शुरू कर देगी यार कामरा. हम तो चाहते हैं कि तू कर ले. नहीं, बाद में पता चलेगा कुणाल कामरा वाज द भाजपा एजेंट. सबसे बड़ा एजेंट तो यही था.
I'm waiting for the day जब people start calling you the B team of भाजपा. Anytime someone falters वो by default B team of भाजपा हो जाता है. अभी फिलहाल राघव चड्ढा है उसमें, लेकिन slowly you'll be there. हमारा मीडिया में बोल रहा है कौन डिसाइड करेगा कि हम अगले इलेक्शन के बाद दाल पकवान खाएंगे या बिरयानी खाएंगे. सिंधी करी और चिकन करी.